Good morning, class 8. Today we are going to start a new chapter, chapter 1 of civics, the constitutions of India. So we are going to start the chapter, the constitutions of India, civics chapter 1. Okay. Let's start the chapters. Now first of all we will learn about what is the meaning of constitutions. Step by step we will learn importance of why we have made the constitution and importance of fundamental rights and everything. So let's just start the chapter. Now over here we will just basic, what is the basics over here. When it became certain that India would soon be an independent sovereign nation, our leaders decided that a free India would adopt a democratic systems of governance. Thus, a year before 1947, preparations for drafting the details of government systems of governing began. So, more than 2 years and 11 months later, the final draft of Indian constitutions was ready, and in this lesson we will learn. So overall, this is the introduction which we are going to say in this books, that when the Indians were moving ahead, when the Indians were fighting for their movement, independence, and when we just a step behind to get the independence, okay, so the Indians leaders, the freedom fighters जो भी थे, now they have think about that we are going to be free. So before we should get freedom, we should start forming the constitutions. Suddenly, जैसे मान लेते हैं आप एग्जाम्पल ले लो कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, पेपर होने वाला आपका, और आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आपका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? बहुत ही गंदा रिज़ल्ट निकलेगा. तो उसी तरह से यहाँ पे जब द इंडियंस लीडर, द फ्रीडम फाइटर्स, दे नो दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस फ्रीडम सूनर. सो व्हाट वी विल डू द नेक्स्ट. तो उससे जब हम फ्रीडम हमें मिल जाएगी तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे? तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड. तो उन्होंने बहुत पहले से प्रिपेयर कर लिया था कि हमें रूल्स बनाना है और रूल्स में क्या क्या होगा. तो इसी तरह से इट टुक्स 2 years 11 months 7 days. So such a long period has been taken to form the constitutions. We have made this constitution after independence, but decision has been taken before 1947. ये तो हमें आज़ादी मिल गई, तो हमने प्रिपरेशन जो होती है, इसकी प्रिपरेशन बोलते तैयारी जो होती है, प्रिपरेशंस, ठीक है, वो हमने बहुत पहले कर ली थी. और इसीलिए जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप्स उसे शुरू कर दी बनाना. उसी तरह से ये था इंट्रोडक्शंस में थोड़ा सा हिंट दिया गया था. नाउ वी विल लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस. अगर हम मान लेते कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है, अगर यहाँ पे देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू योर बुक्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यर लैंग्वेज, विच लैंग्वेज हैज़ बीन यूज. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी tendency according to which a native or nations and organizations is been organized to carry out. तो यहाँ पे देखो क्या इतना हार्ड मीनिंग दिया गया है. देखिए आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी. प्रिंसिपल सबसे पहले बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजिकल, टेनेंट, अकॉर्डिंग टू अ नेशंस और एन ऑर्गेनाइजेशंस इज़ गवर्न. इससे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, हमें समझना है सबसे पहले, ये हार्ड वर्ड से मतलब नहीं है. तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ पे आप यू विल शुड नॉट फॉरगेट इन योर फ्यूचर दैट इट इज़ व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ अ set of rules and regulations followed by people and गवर्नमेंट. तो देखो जो मीनिंग हमें समझ में है सिंपल लैंग्वेज में, वो ज़रूरी है. तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर क्या है, तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं बुक ऑफ सेट, अ सेट ऑफ बुक्स.
कोई बात नहीं, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय पीपल एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वापस से कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड regulations. Who is followed? Followed. People are followed. Okay, by people and government. तो ये people and government follow कर रही है of the country. Obviously country के peoples follow करेंगे, इसी को हम कहेंगे that it is a constitution. एक और simple language में बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिंपल डेफिनेशन था, ठीक है। अब एक जैसे मान लेते हैं कि ये रूल्स बुक है, मतलब हमारा रूल्स बुक है। उस बुक में क्या लिखा हुआ है? रूल्स बुक में लिखा क्या है? रूल्स लिखा है, उसके रेगुलेशंस लिखी गई, मतलब हमें कैसे मानना, क्या करना, किस तरह से करना, ये चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आता है, मान लेते हैं कि अगर रूल्स बुक है तो उसका मतलब हो गया, तो यहाँ पर देख लो रूल्स तो सब जगह फॉलो होती है। सबसे पहले एग्जांपल ले लो आपके स्कूल की, ठीक है। स्कूल की अगर आप कहीं जाते हो, घूमने जाते हो, कोई पार्क में जाते हो, उसका भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, ठीक है ना। फिर आप मान लो कि आप किसी क्लब में गए, क्लब के मेंबर हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हॉस्पिटल में जाते हो तो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ रूल्स है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे रूल्स है, यहाँ पे भी रूल्स है, यहाँ पर भी रूल्स है, इस पे भी रूल्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशंस है। इन सभी के पास क्या है? फिर कॉन्स्टिट्यूशंस है। अभी मैंने बताया सिंपल में कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या, अ सेट ऑफ रूल्स बुक मान लेते हैं, सिंपल, उससे भी छोटा कर दिया मैंने, रूल्स बुक। तो अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो रूल्स बुक में क्या लिखा हुआ है? रूल्स हैं, रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करनी है। स्कूल में फॉलो करते हैं, पार्क में करते हैं, सभी करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग चलते। पार्क के अकॉर्डिंग कि कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, क्लब में कौन जा सकता है, कौन मेंबर्स है, हॉस्पिटल्स में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हम कब मिल सकते हैं अपने पेशेंट से, सब जगह रूल्स होती है। अब बात ये आती है बेटा कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आप सोच लो कि अगर ये हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, वो किसके अंदर आती है? डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आता है? स्टेट के अंदर आता है। और स्टेट किसके अंदर आता है? कंट्री के अंदर आता है। तो ये मतलब हो गया कि डिस्ट्रिक्ट्स में रूल्स है, स्टेट में रूल्स है, कंट्री में रूल्स है। तो सबसे बड़ा रूल्स कौन सा हो गया? फिर किसका हो गया? कंट्री का। तो मतलब सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका हो गया? हमारा कंट्री का। आया समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देख लो कि सबसे छोटा कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट्स के रूल्स अपनी होती है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट्स के बाद हम आते हैं स्टेट में। स्टेट के अंदर रूल्स अलग होती है, ठीक, इसकी रूल्स लॉ अलग होती है। फिर स्टेट किसके अंदर आता है? कंट्री के अंदर आता है। तो इस तरह से ओवरऑल सबसे बड़ा कौन हो गया? कंट्री। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो और कंट्री, सभी किसके अंदर आ गया? एक कंट्री के अंदर आ गया। मतलब ये मान लो एक बड़ा कंट्री है, उसके अंदर आ गया। तो रूल सबसे बड़ा रूल्स किसका हो गया? कंट्री का हो गया। तो हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो रूल्स बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है, कंट्री के ऊपर कोई नहीं है। तो इसीलिए हमारे देश में कोई भी देश हो तो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, सबसे रूल्स, और उसी को ही फॉलो करना होता है। तो इसी तरह से उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो होप आपको समझ में आया है कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो मीनिंग्स है आप चाहे ये लिख सकते हो, जो या फिर जो मैंने बताया है डेफिनेशंस वो भी लिख सकते हो। ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिटन लॉ ऑफ द लैंड, मीन्स ऑफ द लैंड मीन्स कंट्री, ठीक है। यहाँ पे लैंड बोला तो मतलब कंट्री। अब यहाँ पे देख लो रिटन, क्योंकि अब यहाँ पे आप पढ़ोगे आगे में दैट द कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। एक तो होती है रिटन होती है,
ठीक है, रिटन है, और दूसरा होता है अनरिटन, मतलब ओरली। तो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, लिखित है वो, ठीक है। तो इसलिए कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन लॉ ऑफ द लैंड, द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविंसेस कंटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब का गवर्नेंस पे जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो क्या करती है, उस रूल्स को फॉलो करती है और कोशिश करती है कि जनता जो है प्रोविंसेस स्टेट में जो भी है वो उनको फॉलो करे और उसको लेके आगे बढ़े। तो उसी तरह से ये चीज़ हो गई। Hence, the constitution of country lays down certain basic and inviolable rules that both the government and the people have to follow. जैसे मैंने सिंपल नेमिंग कहा गया कि जो कंट्री जो बेसिक रूल्स बना के रखा है, जो बेसिक्स है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उस रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स फॉलो कौन करेगा, बोथ पीपल एंड गवर्नमेंट फॉलो करेंगे। तो उसी तरह से हुआ। It defines the power of the organs of the government and also the rights of citizens. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे रूल्स लिखी गई है जिनमें से जहाँ पे ऑर्गन्स, हमारे गवर्नमेंट्स की ऑर्गन्स कितनी है, उसका पावर कितना है, वो किस तरह से रूल करता है और सिटीजन्स की क्या क्या राइट्स है, ये सभी चीज़ उसके अंदर मेंशन है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इट ऑल्सो डिफाइन द रिलेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट्स और ऑर्गन्स देमसेल्फ। साथ साथ एक ऑर्गन्स दूसरी ऑर्गन्स के साथ क्या रिलेशन है वो मेंशन किया गया है। तो इसी तरह से देखा जाए कि सब कुछ डिटेल्स में मेंशन है ताकि किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो। जैसे क्लास में झगड़ा हो जाता है आप दूसरों को, एक फ्रेंड्स के साथ दूसरे फ्रेंड्स के साथ कुछ चीज़ों को लेके, तो इस तरह से उस चीज़ों के बारे में अगर टीचर को पता है कि वो चीज़ आपकी है तो झगड़ा वो आराम से सुलझा सकती है। तो इसी तरह से हमारी गवर्नमेंट ने भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी गई है कि जनता के पास कौन सी राइट्स है, गवर्नमेंट के पास कौन सी राइट्स है, ये चीज़ें जो है इनके बीच में झगड़ा ना हो। तो इसके लिए ये चीज़ें कहाँ लिखी गई है, सब कुछ रूल्स बुक में लिखी गई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा गया, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट्स है, फिर उसके बाद स्टेट आता है, फिर कंट्री आता है। तो सबसे बड़ा कंट्री है क्योंकि ये दोनों जो है वो कंट्री के अंदर ही आ गई। तो सबसे बड़ा कौन सा रूल्स हुआ, कंट्री का हुआ। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री का वो क्या हो गया, सुप्रीम हो गया, सबसे बड़ा है और वही पूरी कंट्री फॉलो करेगी, सभी करेंगे, उसके सिटीजन्स, उसकी वैल्यूज़ की, उसकी विजन्स की, किस तरह से आगे जाए, ये चीज़ें हमारा मतलब ये मतलब ड्यूटीज़ भी है जिसको फॉलो करना है और लोग उसको माने, ये भी देखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते कॉन्स्टिट्यूशंस की सिग्निफिकेंस क्या क्या है, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसमें क्या क्या दिया है, किस चीज़ों पे वो जो रूल्स बुक है किसके बारे में रूल्स लिखी गई है, ये चीज़ पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो है जनता की राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है ताकि कोई भी उनसे उनकी राइट्स नहीं छीने, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। अब भले वो कोई भी कास्ट का हो, जेंडर मेल फीमेल हो, रिलीजियस कोई भी जाति का हो, क्रीड्स मीन्स जो रिलीजियस जो ज़्यादा हो जाते हैं, मेजोरिटी भी हो जाती है और रूल करने लगते हैं, उसको क्रीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो क्रीड्स का हो या रिलीजियस का हो, किसी का भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सिटीजन्स की राइट्स बचाए, ये चीज़ों पे ध्यान दिया गया। सो इट क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग द पीपल, ताकि जो लोग हैं वो विश्वास कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर, एंड ब्रिंग देम टुगेदर, और ताकि एंड बाइंड देम टुगेदर, ताकि उन सभी को अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को, जितने सारे डिफरेंट लोग हैं उन सभी को हम एक कड़ी में बांध दें और क्या बोले, दैट वी आर ऑल इंडियंस। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम आराम से अच्छे से हारमोनी पीसफुली रह सकें, किसी के बीच में कोई झगड़ा ना हो। इस चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा हो गया पहला सिग्निफिकेंस। फिर हम दूसरे सिग्निफिकेंस में जाते हैं। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स। अब जैसे आप ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स है हमारे, आइज़, नोज़, स्किन, टंग। ठीक है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट की भी ऑर्गन्स होती है,
अब हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स है उससे हम अगर स्मेल, अगर सोचो नोज़ नहीं होगा तो हम स्मेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर आइज़ नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, ईयर नहीं होगा तो सुन नहीं पाएंगे, स्किन में जो नहीं होगा तो हम फीलिंग नहीं कर पाएंगे। टंग इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन है हमारा, जिसे हम जो चीज़ें खाते हैं उससे टेस्ट पता चलता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट्स की भी 3 ऑर्गन्स है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर ये 3 ऑर्गन्स है। हर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, पूरी वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है दे आर हैविंग 3 ऑर्गन्स। तो जिस तरह से जितने भी ह्यूमन बॉडीज़ है कहीं का भी हो, ऑर्गन्स उतने ही हैं उनके पास। तो इसी तरह से हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी करती क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है बेटा, और लेजिस्लेटिव बोले या इसको लेजिस्लेचर बोले, बहुत सेम। इसे हम पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट बॉडी भी बोल सकते हैं इसे, पार्लियामेंट। यह क्या करती है, लॉ बनाती है, मतलब रूल्स बनाती है, ये लॉ बनाती है। तो पहला ऑर्गन क्या करता है हमारा, लेजिस्लेटिव, लॉ बनाता है, मतलब एल लिख दिया हमने, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव जो है ये एग्जीक्यूटिव, अब मान लो कि लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया, ठीक है, लॉ लिख लिया मैंने, ये लॉ बनाई। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंट का मतलब क्या, लागू करवाना, मतलब जनता तक पहुंचाना, सही से जो रूल्स बनी है पार्लियामेंट में वो हम तक पहुंचे सही से, वो काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। फिर ये हमारा दूसरा ऑर्गन्स हो गया। फिर हम तीसरे ऑर्गन में, तो ये लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है या फिर इम्प्लीमेंट करती है। अभी हमने पढ़ा इम्प्लीमेंट, या IM लिख दिया इम्प्लीमेंट, या फिर IMP कर दिया, ठीक है। अब जुडिशरी, अब मान लो इनके बीच, इन दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा हो गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपस में, इनके झगड़े को सुलझाएगा कौन, कोर्ट सुलझाएगा, ठीक है ना। तो कोर्ट जो है हमारा वो है थर्ड ऑर्गन्स, तो कोर्ट को ही बोलते हैं जुडिशरी। क्या बोलते हैं कोर्ट को, जुडिशरी, ठीक है। तो वापस एक बार क्लियर कर लेते हैं कि लेजिस्लेटर क्या बनाता है, लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव करता क्या है, इम्प्लीमेंट करता है, रूल्स को लागू करवाता है, ठीक, और जुडिशरी करती क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो लड़ाई झगड़ी होती है उसको वो सॉल्व करती है, उनको सुलझाती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोर्ट, तो हमारा कोर्ट जो है वो क्या है, हमारा जुडिशरी ऑर्गन्स है। तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उसी तरह से ये 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट की काम करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा। तो इसी तरह से कहा गया ये तीनों ऑर्गन्स जो है अपनी अपनी जो उनकी पावर्स हैं, और ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इसके पास कितना पावर है, इसके पास कितनी पावर्स है, इसके पास कितनी पावर्स है। जैसे मान लो आपकी क्लास में मॉनिटर्स होता है, पहला मॉनिटर, फिर दूसरा मॉनिटर, अगर थर्ड भी मॉनिटर है तो पहला मॉनिटर के पास क्या पावर है, वो क्या काम करेगा, सेकंड के पास क्या है, और थर्ड के पास क्या पावर है। तो ये तीनों अपनी अपनी पावर्स को अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो उसी तरह से हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी अपने पावर्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तीनों, और ये पावर्स किसको कितना मिलेगा वो कहाँ मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहाँ मेंशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड में। इट लेस डाउन द प्रोसीड्यूर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नमेंट कैसे बना, उसकी प्रोसेस क्या थी, तरीका क्या था, कितने समय लगा, और पावर जो है किसे किसे कितना पावर दिया उसके बारे में लिखा गया। फिर फोर्थ में इट मेक स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है, क्योंकि देखो हम जब सब परिवार में एक साथ रहते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं, तो उसके लिए मम्मी पापा जो होते हैं उसको ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं। तो हमें फिर लगता है कि शायद हमसे वो प्यार नहीं करते हैं, या फिर क्या है जो हमें नहीं देखते। तो प्यार तो सभी से करते, लेकिन वो कमज़ोर है, कहीं ना कहीं कुछ कमी हो गई जिसको उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। यदि हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो बहुत पीछे है और जो आगे नहीं आ पाए, जो कम मात्रा में माइनॉरिटीज़,
तो जैसे मान लो क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ में कम कौन है, अगर गर्ल्स है तो वो माइनॉरिटीज़ हो गई। अगर वो पढ़ाई भी नहीं करती तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा गर्ल्स के ऊपर। जो वीक बच्चे हो तो उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो है ये माइनॉरिटीज़ जो है उनको गवर्नमेंट जो है बहुत ध्यान से देखती है। तो इसके लिए भी लिखा गया है, स्पेशल प्रोविज़न लिखा गया है कि ऐसे अगर कोई होते हैं कम्युनिटीज़ तो उसको गवर्नमेंट्स को बहुत ध्यान से उसे रूल्स देना है, उसको ज़्यादा देना है, उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी। और ये भी देखना पड़ेगा कि कोई ताकतवर इंसान, कोई ताकतवर जो सोसाइटी में जो लोग हैं पैसे वाले, उसको दबाए नहीं। ये चीज़ों के ध्यान रखने के लिए भी कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, इट गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अब्यूज़ और मिसयूज़ ऑफ पावर विद द गवर्नमेंट। साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जो पावर्स है हमारा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने हमें पावर्स दी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर कोई दूसरी सरकार, गवर्नमेंट आती रहती है हर 5 ईयर्स में, तो अगर गवर्नमेंट किसी के मन में लालच आ गया और उन्होंने कुछ रूल्स चेंज कर दी और सिटीजन से उसकी राइट्स छीन ली, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स की कोई छेड़छाड़ ना करे। इसीलिए कहा गया है, वो हमारे लिए क्या है, गारंटेड है। हमारे गार्जियन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देखभाल करते हैं हमारे राइट्स को, कि हमसे हमारा कोई भी राइट्स गवर्नमेंट हमसे ना छीने, हमारे साथ मिसयूज़ ना करे। हमारी ड्यूटी, साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दिया गया। ड्यूटीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ मांगते रहेंगे और हम अपना काम नहीं करें, जैसे अगर हम पेरेंट्स से बोलते हैं हमें गिफ्ट चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए, वो हमें देते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर बदले में हम नहीं पढ़ेंगे और अच्छा रिज़ल्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमारा भी ड्यूटी क्या बनता है, हम अपने पेरेंट्स को अच्छे से रिज़ल्ट बना के दें। तो ये चीज़ है कि जनता जितना गवर्नमेंट हमें देती है, साथ साथ हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज़ों का ध्यान रखें, देखभाल करें। ये चीज़ें भी है। फिर डिफाइन नेशनल गोल्स, साथ साथ गवर्नमेंट ने उसके अंदर नेशनल गोल्स कि देश का इम्पोर्टेंस गोल क्या है, वो क्या करना चाहता है, बेसिक फंडामेंटल्स, प्रेजेंट क्या है हमारा, फ्यूचर्स क्या हो सकता है, हम और अच्छे कैसे बन सकते हैं, हम आगे कैसे जा सकते हैं। ये सब चीज़ों को उसके ऊपर रखा गया ताकि हम डेमोक्रेटिक रहें, जनता का रूल रहे, सोशलिज्म देश में, समाज में भाईचारा रहे, कोई किसी से मारपीट ना करे, सभी जाति सभी धर्म मिलके रहे, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है। तो इसी तरह से इस चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हमारा ये हमारा फीचर्स मतलब सिग्निफिकेंस हो गया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल। जहाँ पे नेपाल में क्या था, अनटिल रिसेंटली नेपाल में पहले मोनार्ची मीन्स किंग, जहाँ पे राजा रूल कर रहा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 1990 में अडॉप्ट किया था, जहाँ पे रिफ्लेक्ट किया था फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद द किंग। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी न्याय रूल्स बनेगी, वो लेगा कौन, किंग लेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जनता का कोई मतलब रूल्स नहीं है, रूल्स कौन है, कौन डिसीजन लेगा, किंग लेगा। तो इसलिए जनता ने क्या किया, मूवमेंट किया, मतलब विद्रोह किया और उन्हें लड़ाई लड़ी उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकार के लिए, उन्होंने राइट्स। तो इसी तरह से जब उन्होंने, अब ये था सेवरल डिकेट्स, मतलब 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 डिकेट्स। तो इसी तरह से उन्होंने 1990 मान लो और ये 2006 हो गए, मतलब लगभग 15 ईयर्स हो गए। फाइनली जो थे उन्होंने किंग्स को मजबूर किया कि वो अपना पावर बंद करे और जनता के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जनता जो चाहती है वो चीज़ें उसके अंदर लिखे। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश डेमोक्रेसी एज अ नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से उन्होंने किया, नेपाल में डेमोक्रेसी को चेंज करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि जनता के पावर होना चाहिए। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू with the previous constitution because it reflects the country's idea that they wanted Nepal to be। तो यहाँ पे क्या हुआ, it did not reflect the ideas of the country that they want Nepal to be ये रिपीट बार बार हो गया। By moving from monarchy to democratic government need to change all its, क्योंकि वो इसलिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया क्योंकि पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में था, किंग के बारे में था। पहला वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके बारे में था, वो किंग। इसीलिए उन्होंने चेंज किया और दोबारा जब उसमें चेंज करके करवाया तो उसको डेमोक्रेटिक बनाया। ठीक है, उसमें उसने डेमोक्रेटिक बनाया और जनता की जो रूल्स, जनता की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया
जनता क्या चाहती है, इस तरह से उन्होंने उस पर काम की। दैट इज़ वाई पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको बनने में कितना समय लगा? 2006 में किंग्स को चेंज करने की कोशिश की, किंग्स ने मान लिया, फिर लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया और देखो 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया रूल्स बुक बन के तैयार हुई, जहाँ पे मेन मकसद था कि जनता यहाँ पे क्या था कि वो खुश रहे और प्रॉब्लम जो है उसकी प्रॉब्लम जो है कौन सुने? किंग सुने। फॉर एग्जाम्पल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड इज काउंसिल मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे था, पहले में क्या बताया था कि पहले वाले में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था कि उसमें रूल कौन करेगा? राजा करेगा या राजा के अलावा उसके राजा के जो लोग होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, वो करेंगे। सो इस तरह से वो अच्छा नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसको चेंज करवाया। तो इसी तरह से ये रूल्स बुक उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, तो ये चीज़ें देश में बहुत बार कहीं ना कहीं होती रहती है और आप बहुत लकी हो कि आप, जैसे वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन मेड वंस एंड वी आर फॉलोइंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा ये सचमुच बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने अपने स्टार्टिंग से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारे लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, उसी को लेके चल रहे हैं। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे जाएंगे। फ़िलहाल आप इसी को बार बार समझें और कोशिश करें समझने के लिए, ठीक है? थैंक यू, टिल देन टेक केयर।